हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर एक नए टॉपिक को लेकर के आ गए हैं जो कि हमारा एंजाइम से रिलेटेड है। और इस एंजाइम से रिलेटेड जो लेक्चर रहेगा हमारा, ये लेक्चर 3 है। दो लेक्चर हमारे बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो एंजाइम के हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आज थर्ड लेक्चर है जिसके अंतर्गत हम लोग केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का क्या केमिकल नेचर है, और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो पहले नंबर हम लोग यहाँ पर केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का जो केमिकली फॉर्म में नेचर है, प्रकृति है, वो किस प्रकार की है। तो लिखें इसमें एंजाइम्स। आपको पता है स्पेशली कि ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन मालिक्यूल के सबसे लार्जेस्ट व स्पेसिफिक सबसे लार्जेस्ट व स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं तो एंजाइम्स प्रोटीन मॉलिक्यूल के सबसे लार्जेस्ट व स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। यह दो प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। या कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंपल सिंपल एंजाइम, और नंबर दो कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। एक हो गया सिंपल एंजाइम, दूसरा हो गया कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो पहले हम लोग सिंपल एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं भाई? देखें इसके अंतर्गत यह एंजाइम सिंपल प्रोटीन से प्रोड्यूस होते हैं। यह एंजाइम सिंपल प्रोटीन से प्रोड्यूस, दैट मीन जो सिंपल प्रोटीन होती है ना, आपको पता है प्रोटीन भी कई टाइप की होती है, सिंपल है ना, कंजुगेटेड। आगे देखेंगे चल करके, जो प्रोटीन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जो सिंपल प्रोटीन्स होती हैं इनसे ये सिंपल टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। अर्थात अर्थात हाइड्रोलिसिस पर यह केवल अर्थात यह अर्थात हाइड्रोलिसिस पर, यानी कि इन एंजाइम्स का जब हाइड्रोलिसिस होगा तब हाइड्रोलिसिस पर यह केवल अमीनो एसिड ही अमीनो एसिड ही प्रोड्यूस करते हैं। जब इन एंजाइम्स का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो इनमें केवल अमीनो एसिड ही पाया जाता है, इसके अलावा कोई और भी साइड ग्रुप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल एंजाइम्स की, तो आपका पेप्सिन हो गया। ठीक है, पेप्सिन कॉमा ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन 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 आदि आदि डाइजेस्टिव एंजाइम इसी प्रकार के होते हैं। आदि डाइजेस्टेड एंजाइम इसी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो पेप्सिन हो सकता है, ट्रिप्सिन हो सकता है, काइमोट्रिप्सिन हो सकता है। आदि जो डाइजेस्टेड एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे इसी प्रकार के ही क्या होते हैं बच्चा, होते हैं। ये तो बात हो गई हमारे सिंपल एंजाइम्स की। लेकिन जो दूसरा एंजाइम यहाँ पर टाइप है, ठीक है, एंजाइम्स का टाइप है, वो है कॉन्जुगेटेड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेटेड
तो मोस्ट ऑफ एंजाइम जो होते हैं वो कॉन्जुगेटेड टाइप के होते हैं। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होते हैं तो लिख लो, बहुत बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स में कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप, बहुत सारे एंजाइम्स में कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप्स पाए जाते हैं, पाए जाते हैं जो अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप्स भी पाए जाते हैं जो अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। इन कॉन्जुगेटेड, इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को, यानी कि जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं इन्हें मुख्यतः मेनली होलो एंजाइम, इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को, इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को या एंजाइम को हम कह सकते हैं, इन कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स लिखें वो ज्यादा बेस्ट है। इन कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स को, एंजाइम्स को मुख्यतः होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम कहने का मीनिंग क्या हुआ भाई, है ना, होलो एंजाइम कहने का मतलब क्या हुआ, तो लिख लो होलो एंजाइम, होलो एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट, एक प्रोटीन पार्ट ब्रैकेट में लिख लो जिसे एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, तथा दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए जिसे को फैक्टर कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को फैक्टर होता है। तो होलो एंजाइम में कितने भाग हो गए बच्चा, दो भाग हो गए। होलो एंजाइम में कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, एक तो प्रोटीन पार्ट है, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है, एपो एंजाइम कहलाता है। प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है, एपो एंजाइम कहलाता है। और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। इस बात को याद रखना। अगला पॉइंट लिख लो, नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट या इसको हम लोग कोफैक्टर कह सकते हैं ना, कोफैक्टर दो प्रकार के होते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर दो प्रकार के होते हैं। अब ये कितने प्रकार के होगा, दो प्रकार के। जैसे नंबर एक, फर्स्ट आपका है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, और दूसरा है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कहने का मीनिंग क्या हुआ, तो छोटी सी अगर आप चाहें तो हेडिंग डाल देंगे, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भाई, तो लिख लें, इनमें मुख्यतः, इनमें मुख्यतः आयंस आते हैं, इनमें मुख्यतः आयन आते हैं। जितने भी आयंस होते हैं वो किस में रखे गए, इनऑर्गेनिक फैक्टर में रखे गए। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की दृष्टिकोण से अगर अपन लोग देखें तो हम कह सकते हैं लाइक दिस, फॉर एग्जांपल कार्बनिक एनहाइड्रेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज के लिए जिंक आयन, कार्बनिक एनहाइड्रेज के लिए जिंक आयन, और हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स हैं, हेक्सोकाइनेज के लिए
मैग्नीशियम आयन। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज के लिए जिंक आयन और हेक्सोकाइनेज के लिए मैग्नीशियम आयन, ये दो आयंस आते हैं किसके अंतर्गत, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में। अब अगर अपन लोग वहीं बात करें किसकी, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की, सेकंड हेडिंग डाल दो, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर में लिख लीजिए, यह मुख्यतः, यह मेनली दो प्रकार के होते हैं। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी कितने प्रकार के हो गए बच्चा, दो प्रकार के हो गए। पहला आपका जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरा जो आपका बी है उसको हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है भाई, तो हेडिंग डाल दो, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, यह ग्रुप एपो एंजाइम, थोड़ा धैर्य पूर्वक समझिएगा बच्चा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से वीडियो जरूर देख लें। यह ग्रुप एपो एंजाइम से, यह ग्रुप एपो एंजाइम से, और एपो एंजाइम क्या है आपको पता है, एक प्रोटीन पार्ट है ना। एपो एंजाइम क्या, एंजाइम का प्रोटीन भाग है। तो यह ग्रुप एपो एंजाइम से स्ट्रांगली ऐड होता है, स्ट्रांगली ऐड होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग फॉर्म में ऐड रहता है एपो एंजाइम से, ठीक है, ऐड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल की बात करें तो आप लिख सकते हैं हीमोप्रोटीन परऑक्सीडेज एंजाइम का पोरफायरिन पार्ट तथा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का FAD मीन्स फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, हम याद कर लीजिएगा, FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो प्रोटीन काउंटर पार्ट के साथ स्ट्रांगली ऐड रहता है, ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। इसके बाद में बी हेडिंग हमारी पड़ेगी कोएंजाइम्स। कोएंजाइम क्या होता है ना, कोएंजाइम, तो कोएंजाइम के बारे में लिख लें, यह एंजाइम एपो एंजाइम से कुछ समय के लिए, ये पूरी रूप से नहीं जुड़ता है लेकिन कुछ समय के लिए जुड़ा रहता है। यह एंजाइम एपो एंजाइम से कुछ समय के लिए जुड़ा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो NAD है, ठीक है, NAD है, NADP है, FAD है, एवं इनमें विटामिन, ये क्या होते हैं, प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, विटामिन प्रमुख कंपोनेंट होते हैं। ये कुछ ही समय के लिए जुड़ता है, जैसे कि आपको पता है NADPH2 है ना, PH2 NADPH2 FADH2 है ना, FADH2 यानी हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पर जुड़ा रहता है, बाद में वो रिलीज हो जाता है। कुछ विशेष बात लिख लो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड भाई। क्या लिखें विशेष बात,
के लिए विषय पेन हम लोग लेते हैं, लिखें कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। कैटलिस्ट मीन्स उत्प्रेरक, किसी क्रिया की दर को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लिख लो, कैटलिस्ट किसी, कैटलिस्ट क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी क्रिया की दर को, किसी क्रिया की दर को 10 मिलियन टाइम्स तक, 10 मिलियन टाइम्स तक बढ़ा सकता है। यानी कि ये कोई कैटलिस्ट है, मीन्स कोई एक एंजाइम है, वो किसी रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स तक क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। राइट। दूसरा पॉइंट लिख लो, आरबीसी में, आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज, एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज एक फास्टेस्ट, एक फास्टेस्ट एंजाइम है। यानी कि सबसे तेजी से जो क्रिया कराता है, सबसे तेजी यानी कि बहुत ही, हर एंजाइम से सबसे तेजी से जो क्रिया कराएगा, हर एंजाइम की एक रेटिंग होती है, हर एंजाइम्स में सबसे ज्यादा तेजी से जो काम करवाता है वो कौन सा है, कार्बनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज कहां पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, जो हर एंजाइम से अधिक तेजी से ये क्या कराता है, एक्टिविटी कराता है। इसमें लिख लें सबस्ट्रेट, एक टर्म आता है सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रियाधार। सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधार। क्रियाधार होता क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, क्रियाधार क्या है, तो लिख लें वह पदार्थ, ये मैं अभी इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ बच्चा कि जब मैं आपको आगे मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो उसमें दिक्कत ना हो। वह पदार्थ जिस पर एंजाइम, एंजाइम्स क्रिया करता है, क्रिया करता है, उसे क्रियाधार, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो वह एंजाइम जिस पर, सॉरी वह पदार्थ जिस पर एंजाइम क्रिया करते हैं, जिस पर एंजाइम्स क्रिया करते हैं उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। एक और पॉइंट लिख लो, एंजाइम्स पर आंच, दैट मीन्स क्लिफ्ट, एंजाइम्स पर क्लिफ्ट पाई जाती हैं, आंचें पाई जाती हैं, क्लिफ्ट पाई जाती हैं। इन क्लिफ्ट्स, एंजाइम्स पर क्लिफ्ट्स यानी खांचे पाई जाती हैं। इन खांचों पर या इन खांचों में एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स, इन खांचों में एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स होती हैं, एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स होती हैं, एवं इन एक्टिव साइट्स, इन एक्टिव साइट्स में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। इन एक्टिव साइट्स में क्या पाए जाते हैं बच्चा, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स में क्या होती है, खांचे पाई जाती हैं, लाइक दिस। ये कोई एक एंजाइम है, इस एंजाइम में कुछ इस तरीके से क्या पाई जा रही है बच्चा, खांचे पाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, खांचे हैं, खांचे, क्लिफ्ट। और इन खांचों पर क्या पाई जाती है, एक्टिव साइट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, एक्टिव साइट्स पाई जाती हैं। और ये क्या है, एंजाइम है। राइट, एक्टिव साइट्स पाई जाती हैं, और एक्टिव साइट्स में क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन आगे चल कर के ये बात गलत सिद्ध हो गई। ठीक है, जब मैं आपको केमिकल नेचर पढ़ाऊंगा, मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, तो मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म वहाँ पर आपको समझने, एक आपका है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एंजाइम, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एंजाइम। ये दो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल एकदम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को अच्छे से समझा देंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जो एंजाइम्स होते हैं, ये हम लोगों ने जो इसका यहाँ पर
केमिकल नेचर देखा, तो केमिकल नेचर में देखा कि एंजाइम जो होते हैं इनमें खांचे पाए जाते हैं, खांचों में एक्टिव साइट्स होते हैं और एक्टिव साइट्स में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और ये एक्टिव साइट्स ही क्या करते हैं, किसी सबस्ट्रेट से जुड़ने का प्रयास करते हैं, राइट। मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके एंजाइम्स की जनरल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल दीजिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग डाल दीजिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज, जो विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण है, ये कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 लिखें, एंजाइम्स, एंजाइम्स कोलाइडी नेचर, कोलाइडल नेचर, कोलाइडल नेचर, दैट मीन्स कोलाइडी प्रकृति, कोलाइडी प्रकृति, कोलाइडी नेचर के होते हैं, के होते हैं जो रिएक्शंस के लिए, जो रिएक्शंस के लिए ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका एक बहुत बहुत महत्व है कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है सेल के अंदर और वहां पर अगर एंजाइम लग रहा है, तो ये एंजाइम क्या करेंगे, उस रिएक्शन को कराने में पूरी पूरी सहायता करते हैं, उसको एक एक बेहतर एरिया को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है कि रिएक्शंस आसानी से हो पाती हैं और तेजी से होती हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम कैसे होते हैं बच्चा, स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात अर्थात एक एंजाइम, एक एंजाइम का फंक्शन, एक एंजाइम का जो कार्य है, किसी दूसरे एंजाइम के द्वारा, एक एंजाइम का कार्य किसी दूसरे एंजाइम के द्वारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ये भी एक बहुत बहुत खास बात है कि एंजाइम्स का इतना बेहतरीन या स्पेसिफिक नेचर है कि एक एंजाइम किसी एक रिएक्शन को ही कराएगा, वो दूसरी रिएक्शन को करा नहीं पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, कुछ एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी में रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय, अपनी एक्टिविटी में रिवर्सिबल दैट मीन्स उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ, जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन दैट मीन्स क्रिया की, क्रिया की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन क्रिया की उत्क्रमणीयता को शो करते हैं, शो करते हैं। अर्थात, अर्थात हम ये कह सकते हैं क्या, अर्थात एंजाइम्स, अर्थात एंजाइम दोनों क्रिया, दोनों दिशा में, अर्थात एंजाइम दोनों दिशा, दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में कार्य करते हैं, बोथ डायरेक्शन में कार्य करते हैं। दैट मीन्स ए से अगर ये बी बनाएगा तो बी से क्या बन सकता है, ए भी बन सकता है। तो रिवर्सिबल हो गया, कैसा हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन करा सकता है एंजाइम्स। अगर ए से बी बना सकता है तो बी से ए भी बना सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, ये भी खास बात है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तुमको पता ही है एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। इसलिए, इसलिए यह एंजाइम्स
इसलिए यह एंजाइम एम्फोटेलिक यानी उभयधर्मी, एम्फोटेलिक मीन्स उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात कम बेस सॉल्यूशन में, कम बेस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, व कम एसिडिक, समझिए इस बात को, कम बेस आयन में क्या कर रहे हैं, कम बेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं, व कम एसिडिक सॉल्यूशन में यह OH आयन प्रदान करते हैं, यह OH आयन क्या करते हैं बच्चा, प्रदान करते हैं। बात को याद रखिएगा, कम अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो OH आयन आएगा, और कम बेसिक सॉल्यूशन है तो हाइड्रोजन आयन आएगा। ठीक है, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन, याद रखना, लेकिन सभी प्रोटीन बताया है एंजाइम नहीं होती, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट, एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, एंजाइम्स टेम्परेचर व पीएच, हाइड्रोजन पोटेंशियल, एंजाइम टेम्परेचर व पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव यानी संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, आखिरी है एंजाइम्स, आखिरी है, लिख लें, इंपॉर्टेंट है ये, एंजाइम्स जैव उत्प्रेरक कहने का मतलब होता है, बायोकैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, बायोकैटलिस्ट की तरह क्या करते हैं बच्चा, कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, कौन, एंजाइम्स, ये भी इसकी एक मेन प्रॉपर्टी है। तो बच्चों इस पॉइंट के साथ साथ हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है, और लेक्चर 3 में हम लोगों ने मुख्य रूप से यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, जो कि एंजाइम के केमिकल नेचर और इसके जनरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो केमिकल नेचर कैसा है एंजाइम का, इस पे क्वेश्चन आता है, और जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो ये आज हमारा फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।